तो मराठास की बात करें तो मराठास कहाँ से आए थे? डेक्कन सल्तनत में। ये काफी अच्छी पोजीशंस में थे डेक्कन सल्तनत में, जो अहमदनगर और बीजापुर की डेक्कन सल्तनत थी। डेक्कन सल्तनत में देखा ये अहमदनगर है, यहाँ पे था बेरार बिदर, फिर यहाँ पे था ये बीजापुर, फिर ये गोलकोंडा। तो अहमदनगर एंड बीजापुर में ये काफी अच्छी पोजीशन में थे ये मराठास, अहमदनगर बीजापुर में। तो फिर ये कैसे उठे वहां से? तो पहले तो ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे छापामार युद्ध, गोरिल्ला वारफेयर हो सकता है। ज्योग्राफी ऐसी थी, पहाड़ी इलाका था ये जो डेक्कन वाला एरिया था। फिर भक्ति रिफॉर्मेशन से इनमें काफी एक जो मराठी एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप हुई, एक मराठी होने के एक नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग आने लगी इनकी कि हम मराठीज हैं। तो इस टाइप से भक्ति रिफॉर्मेशन से इन्होंने आया, जैसे संतराम तुकाराम, तो ध्यान देव। तो इस टाइप के भक्ति रिफॉर्मर्स स्टार्ट हुए महाराष्ट्र वाले रीजन में। एंड मिलिट्री एक्सपीरियंस इनको मिल ही गया था कि काफी अच्छी पोजीशन पे था दिल्ली सल्तनत में, अहमदनगर बीजापुर, मिलिट्री एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। एंड कांस्टेंट जो मराठा जो मुगल्स थे वो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे डेक्कन वाले एरिया से। यहाँ जो बहमनी सल्तनत थी उस पे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थे, इतने सालों से कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट से जो डेक्कन सल्तनत वाले जो सुल्तान थे काफी वीक पड़ गए। तो इसका फायदा उठाया मराठास ने एंड ये पावर में आ गए क्योंकि डेक्कन सल्तनत बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था। तो मुगल्स जो बीजापुर सल्तनत थी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसका फायदा उठाया शिवाजी ने। तो शिवाजी ने 1627 टू 1680 ये रूल किया। तो अकबर के टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो डेक्कन सल्तनत उनको हराया जाए। तो इतने 90 साल का इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ा कि बहमनी सुल्तान टूट गए एंड शिवाजी ने इसका फायदा उठा के अपने मराठा एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। ये कहाँ पे पॉइंट होते? शिवनेर। तो इनके जो फादर थे शिवाजी के, इनका नाम था शाहजी भोसले थे इनका नाम। तो शिवाजी के फादर का नाम था शाहजी भोसले एंड मदर थी इनकी जीजाबाई। तो शाहजी भोसले एंड जीजाबाई के यहाँ पैदा हुए, कहाँ? शिवनेर में। एंड इन्होंने जागीर ली, कहाँ की? पूना की जागीर मिली इनके फादर से। फादर को मिली थी, इनको भी मिली कहाँ पे? 1637 में जागीर मिली इनको पूना की, 1637 में। एंड फिर उन्होंने कंटिन्यूस बीजापुर के साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी। फिर बीजापुर जब कमजोर हो गया था, मुगल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए। तो 1650 से 1650 तक ये मुगल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए। तो इनको कैप्चर करने के लिए, शिवाजी को कैप्चर करने के लिए जो औरंगजेब था उसने शाइस्ता खान भेजा। अब शाइस्ता खान ने क्या किया? पूना को कैप्चर किया। कैप्चर किया, लेकिन शिवाजी ने क्या किया? बहुत ही ट्रेचरी अपनाई एंड बारात लेके गए, बारात नाच गाने से, एंड शाइस्ता खान को फिर से कैप्चर कर लिया पूना को। तो शाइस्ता खान से औरंगजेब इतना गुस्सा हो गया कि अहोम भेज दिया। अहोम में इतना टिपिकल मिशन, अहोम में इतनी ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पे, तो वहां पे बहुत ही डिफिकल्ट मिशन होता है। तो वहां पे शाइस्ता खान को भेज दिया अहोम में, औरंगजेब गुस्सा होके। फिर औरंगजेब ने भेजा राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह ऑफ अमेर, इनको भेजा गया शिवाजी को सबड्यू करने के लिए। एंड शिवाजी इन्होंने क्या किया? जो पुरंदर फोर्ट था उसको पकड़, उनको घेराबंदी कर दी पुरंदर फोर्ट से। तो ये जीत नहीं सकते थे शिवाजी। तो शिवाजी ने बोला कि चलो पीस ट्रीटी कर लेता है। तो शिवाजी ने पीस ट्रीटी कर ली उस टाइम। एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, पुरंदर फोर्ट को सीज कर लिया था, जब साइन होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन होती है? 1665। तो यह है इसका 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। किसके बीच में? मुगल्स एंड शिवाजी के बीच में साइन होती है। एंड मुगल्स की तरफ कौन से? राजा जयसिंह थे। फिर क्या होता है कि इसमें उन्होंने बोला कि जो 35 में से 23 फोर्ट ये मुगल्स को दे देते हैं। बोलते हैं कि हाँ मुगल एम्पायर को रॉयलिटी शो करेंगे, लेकिन ये ट्रीटी ज्यादा देर तक चल नहीं पाती है। शिवाजी क्या करते हैं कि शिवाजी को बोला जाता है कि हाँ ठीक है आप मुगल एम्पायर में जाओ। तो औरंगजेब इनकी काफी बेइज्जती करता है, इनसे मिलने से मना कर देता है, इनको बंदी बना लेता है अपने में। तो कैसे भी करके शिवाजी भाग जाते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो 1674 में जब शिवाजी वापस आए, छत्रपति शिवाजी, तो उन्होंने अपनी सेरेमनी कराई 1760-74 में। एंड जो भी लॉस्ट टेरिटरी थी उसको फिर से रिकैप्चर किया, मुगल से फिर से रिकैप्चर किया। तो उनका ज्यादा से ज्यादा था कि ज्यादा से ज्यादा फोर्ट्स कैप्चर किए जाए। एंड इन्होंने अपना टाइटल लिया छत्रपति। फिर 1680 में मर गए। फिर शामाजी राजा बने, शामाजी बने। फिर शामाजी 1689 में मुगल से लड़ते रहे, ये मर गए। फिर राजा राम ने मोर्चा संभाला, ये हरास करते रहे मुगल्स को ऑल द टाइम। मुगल्स औरंगजेब इन्हीं में उलझा रहा। फिर शाहू जी आए 1707 टू 49 एंड ये पेशवा के साथ लड़ते रहे। तो ये काफी बेगम फिगर हेड बन गए। पेशवा इनके टाइम, शाहू के टाइम पेशवा काफी इंपॉर्टेंट हो गए। रियल अथॉरिटी पेशवा के पास चली गई शाहू जी के टाइम 1707 टू 49। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान होते थे, 8 सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर पेशवा होते थे। पेशवा किसका काम करते थे? फाइनेंस के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, मतलब एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर होते थे। फिर मजूमदार अनामत्या, ये अकाउंटेंट देखते थे, अकाउंटेंट का काम, अकाउंटेंट जनरल थे, मजूमदार अनामत्या। फिर सरे नौबत और सेनापति, ये मिलिट्री कमांडर थे, सरे नौबत एंड सेनापति।
फिर वाकिनवीज, सो वाकिनवीज का काम था इंटेलिजेंस को देखना, वाकिनवीज इंटेलिजेंस और हाउस होल्ड अफेयर्स, जो भी पेशवास के और जो मराठास के हाउस होल्ड अफेयर थे उसको देखते थे, वाकिनवीज और इंटेलिजेंस का भी काम करते थे। फिर थे सुरनवीज एंड चिटनीज, तो सुरनवीज एंड चिटनी ये चिट्ठी देने का, करस्पॉन्डेंस का काम करते थे, सुरनवीज एंड चिटनीज। फिर ये फॉरेन अफेयर्स के लिए थे सुमंता एंड दबीर, तो सुमंता एंड दबीर ये फॉरेन अफेयर्स को देखते थे एंड मास्टर ऑफ सेरेमनी, जितनी भी सेरेमनीज होती थी उनको मास्टर करते थे सुमंता और दबीर। फिर थे ये न्यायाधीश, ये चीफ जस्टिस न्यायाधीश। फिर पंडित राव, ये चैरिटीज एंड रिलीजियस अफेयर्स को देखते थे, पंडित राव चैरिटी एंड, तो ये अष्ट प्रधान थे मराठा के एम्पायर में। तो टैक्सेस ये कहाँ से लेते थे, तो ये टैक्सेस एक तो मुगल किंगडम से डेक्कन एरिया से लेते थे, चौथ लेते थे 1/4। तो आसपास के जो एरिया होते थे मराठास के, जो आसपास के एरिया होते थे महाराष्ट्र के अलावा, तो वहां से वो चौथ लेते थे कि, तो बोलते थे अगर चौथ नहीं दोगे तो हम अटैक कर देंगे। तो मराठास की पावर इतनी ज्यादा थी कि सब लोग दे देते थे 1/4। तो जैसे मालवा वाले एरिया, तो वहां हमें चौथ दो, जो जितना भी कलेक्ट है 1/4 मराठास को दे देंगे। किस लिए देंगे, फॉर नॉट अटैकिंग देम, कि हम अटैक कर देंगे अगर तुम हमें नहीं दोगे। तो शारदेशमुखी था 1/10। तो जो मराठा हेरिडेटरी मराठा लैंड थे, जो मराठा के ही लैंड थे, वहां पे 1/10 टैक्स लगता था। तो मराठा लैंड पे 1/10 शारदेशमुखी, एंड चौथ लगता था नॉन मराठा लैंड्स पे फॉर नॉट अटैकिंग देम। तो पेशवास की पहले पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे, लेकिन 1712 में जब बालाजी विश्वनाथ बने तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो पहले ये हेरिडेटरी नहीं थे, बालाजी विश्वनाथ ने हेरिडेटरी कर दी, मतलब इनके ही बच्चे आगे जाके पेशवास बने, तो पेशवा को बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया। एंड इन्होंने इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, इन्होंने फरमान ले लिया मुगल से कि चौथ एंड शारदेशमुखी जो भी डेक्कन प्रोविंसेस की है वो सारी चौथ एंड शारदेशमुखी इनको मिलने लगी। वो भी कलेक्ट कौन करेगा, जो मुगल एम्पायर के लोग हैं वही कलेक्ट करेंगे। फिर इनको 1/4 एंड 1/10 देने लगेंगे, चौथ 1/4 एंड शारदेशमुखी 1/10 देने लगेंगे। तो इन्हें कुछ नहीं करना था, डराना धमकाना था, सारे पैसे मिल जाते थे। तो बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एंड शारदेशमुखी मिली, फरमान ले लिया मुगल एम्पायर से, चौथ एंड शारदेशमुखी का डेक्कन प्रोविंसेस से। तो फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं। मराठा पावर अपनी जेनिथ पे पहुंच गई थी इनके टाइम, तो मालवा, राजपुताना, दिल्ली सबको इन्होंने हरा दिया था। इन्होंने पोर्टुगीज तक को हराया था, मालवा, राजपुताना, दिल्ली सबको हरा दिया। तो इन्होंने सिस्टम ऑफ कन्फेडरेशन स्टार्ट की, क्योंकि मराठा एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। तो उन्हें बोला कि एक जगह से संभाल नहीं सकते, तो जो जो इंपॉर्टेंट पेशवा की फैमिलीज थी उन्हीं को इन्होंने अलग अलग पावर दी थी, जैसे गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में। तो होलकर की बहुत इंपॉर्टेंट रानी रही है अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने 18वीं सेंचुरी में काफी अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए इंदौर में। तो अहिल्याबाई होलकर काफी इंपॉर्टेंट रानी थी इंदौर की। फिर शिंदियाज ये ग्वालियर में, एंड पेशवा पुणे में, तो ये इंपॉर्टेंट थे। और जो शिवाजी थे वो सतारा में रहते थे, भोसले। तो अब पेशवा प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सारी पावर पेशवा के पास आ गई, क्योंकि ये जो गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया सब पेशवा की बातें मानते थे। एंड शिवाजी बस एक रबर स्टैम्प का काम करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी कोई पावर नहीं रही, इन जैसे ये प्रेसिडेंट होता है उसी जैसे काम करते थे, बाकी सारी पावर पेशवा के पास आ गई। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, तो इस तरीके से। तो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, एंड शिंदे ऑफ ग्वालियर, पेशवा ऑफ पुणे। शाहू जी की डेथ हो जाती है कब, 1749 में। तो उसके बाद पूरी सत्ता इनके पास आ जाती है। तो बाजीराव जो थे 1712 टू 1740 तक रहते हैं, और 1740 तक फिर आते हैं बालाजी बाजीराव, 1740 से 61 तक। और 1749 में शाहू की डेथ हो गई। तो पहले पूछने तब भी चले आते थे शाहू जी को, अब तो बिल्कुल पावर नहीं रही मराठास की, अब सब सारी पावर पेशवा के पास आ गई। 1752 में बालाजी बाजीराव मुगल के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो इमादुल मुल्क कहता है कि हम आपको चौथ दे देंगे, कहाँ की, आगरा की, और जो नदन प्रोविंस है सबकी चौथ दे देंगे, बस आप हमें बचा लो। किससे, अहमद शाह अब्दाली से, जो बार बार अटैक किया जाता है इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट की जो भी इम्पोर्टेंस, जो भी सिक्योरिटी थी, उसकी जिम्मेदारी पेशवा ने ले ली। तो पेशवा की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो फिर मराठा का जो फ्लैग था वो लहराता था, अटॉक टू तंजौर, अटॉक टू तंजौर। तो इनकी काफी फेमस लाइक थी अटॉक, जो पाकिस्तान में है, तो वहां से तंजौर तक इनका लहराता था। लेकिन 1761 में सब चेंज हो गया विद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, सबको चेंज कर दिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ये हार गए अहमद शाह अब्दाली से। तो ये कंडीशन है मराठास की। तो ये पूरे एरिया में मराठास जो ये है, यहाँ पे पूरे एरिया में ये चौथ शारदेशमुखी सुबह बोलते थे। यहाँ पे तो हैदराबाद था, अशरफ जहाँ निजामुल मुल्क के अंदर, एंड इनको चिंकलिक खान भी बोलते थे। हैदराबाद ने स्टार्ट किया था 1724 में। और यहाँ पे दुरानी एम्पायर था, दुरानी एम्पायर ने अटैक किया था। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में, हरा दिया था इन मराठा एम्पायर को। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट होती है इन 1761,
एंड ये किस किस के बीच में थी, अहमद शाह अब्दाली एंड रोहिल्ला एंड अवध। वैसे अवध किसका था, ये मुगल एम्पायर के अंदर था, लेकिन अवध अहमद शाह अब्दाली ने बोला कि तुम हिंदू से लड़ोगे, मुस्लिम का बोल के, रोहिल्ला एंड अवध के लोग मुस्लिम थे, तो ऐसे बोल के तुम हिंदू हिंदू का साथ कैसे दे सकते हो। अहमद शाह अब्दाली ने इनको अपने साथ कर लिया, रोहिल्ला एंड अवध को, एंड मराठा से साथ लड़े। एंड ये ह्यूज ब्लो था टू द मराठा प्रेस्टीज, एंड उनकी जो नॉर्थ में कभी भी पावर नहीं बढ़ पाई क्योंकि ये हार गए थे। एंड अब्दाली ने पूरे दिल्ली को फिर से सेक्ट किया, पूरे दिल्ली को फिर से लूटा। 1 लाख मराठास मर गए थे। इतनी बड़ी लड़ाई थी, इतने सारे लोग उस टाइम की लड़ाई में इतने लोग नहीं मरते थे, 1 लाख मराठास मर गए। एंड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसको हुआ, नॉन कॉम्बेटेंट्स, जिन्होंने लड़ाई ही नहीं की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मराठा इकलौती पावर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा सकते थे, बचा सकते थे इंडिया को, तो वो कमजोर पड़ गए। फिर जाट्स, तो जाट्स को बोला था कि हमारी साथ दो, लेकिन जाट्स ने हेल्प नहीं की, तो जाट्स भी अपना एम्पायर बना पाए, ये राजस्थान वाले एरिया में थे। एंड सिख को पता चल गया, सिख देखो मराठास भी अब इतने पावरफुल नहीं रहे, ऊपर से अब अहमद शाह अब्दाली भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था, तो उसने इतने बड़े हमले नहीं किए। फिर दिल्ली में छोटे मोटे करता था, लेकिन इतने बड़े हमले नहीं किए, तो सिख भी अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर पाए, जाट भी, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने जो चादर है वो सब पसार पे पूरे इंडिया में। तो इन तीनों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये बैटल ऑफ पानीपत के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, ये मराठास की अभी भी यहाँ पे चौथ शाह देशमुख की पावर है। नागपुर वालों ने यहाँ पे ओडिशा में भी, इस वाले एरिया में, तो इतने एरिया में इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। फिर ब्रिटिशर्स कितना थे, अभी बैटल ऑफ बक्सर हो चुके थे, बंगाल वाला एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुका है। बैटल ऑफ प्लासी हो चुके हैं, एंड नदन सरकार वाला एरिया ब्रिटिशर्स के पास है, तो बैटल ऑफ प्लासी एंड नदन सरकार वाला एरिया ब्रिटिशर्स के पास है। बाकी ये एरिया अभी भी यहाँ पे मराठास के पास है। मराठा पावर इतने ऊपर इंडिया में इतना ऑक्युपाई कर रहे थे, क्यों डिक्लाइन हुआ मराठा पावर? एक तो ये सक्सेशन स्ट्रगल बहुत ज्यादा घातक हुआ, मुगल्स के साथ भी सक्सेशन स्ट्रगल में वो सारे मरे, और यहाँ पे भी सक्सेशन स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, कौन पेशवा बनेगा। एंड ब्रिटिश पावर बढ़ती जा रही थी, इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एंड यूनिटी बेकार थी, एंड कन्फेडरेसी में आपस में लड़ाई होने लगी। फिर गुरिल्ला वारफेयर, तो ये इनका एरिया पहले यहाँ तक था, तो यहाँ पे पहाड़ी इलाका, यहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर कर लेते थे, लेकिन पूरे जो प्लेन एरिया में बढ़ते गए, तो ये गुरिल्ला वारफेयर के अलावा और ज्यादा प्लेन की लड़ाई में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो इनका जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो हारे थे, तो यही बोला जाता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में अच्छे थे, इसलिए ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सही से नहीं लड़ पाए। फिर माधवराव, फिर नारायण राव, माधवराव सेकंड एंड बाजीराव सेकंड, इनके बेटे थे नाना साहिब। नाना साहिब ने 1857 में रिवोल्ट किया था, तो इन्होंने फिर रूल किया। तो 1761 टू 72 ये काफी इंपॉर्टेंट रूल थे। माधवराव रहे, फिर नारायण राव 1770 टू 73, फिर माधवराव सेकंड 1773 टू 95, एंड 1795 टू 1880 तक रहे बाजीराव सेकंड। एंड ये लोग रूल करते हैं, एंड बाकी फिर पूरी मराठा पावर 1880 में पूरी हटा दिया जाती है मराठा पावर।